नमस्कार। इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है के माध्यम से समाज की कुछ उन हस्तियों से मिलाते रहते हैं जो इसी समाज में रहकर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और अपनी एक अलग मिसाल कायम कर रहे हैं। दोस्तों, इस कड़ी में आज हमारे साथ लखनऊ की बहुत ही जानी मानी समाज सेविका नीशू वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा गुंजन वर्मा जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि अपने आप में खुश रहना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन यदि आपकी वजह से कुछ चेहरे मुस्कुरा जाएं, कुछ चेहरे खिल जाएं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उनके इन कामों को देखते हुए भाजपा जैसी पार्टी ने उनको एनजीओ प्रकोष्ठ का सह संयोजक महानगर भी बना रखा है। तो ऐसे व्यक्तित्व से हम आज बात करेंगे। गुंजन वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन जी, जैसे कि सामान्यतः देखा जाता है कि अगर आपके जैसे और लोगों की बात करें तो आप देखने को मिल जाता है कि लोग तमाम प्रकार से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको समाज से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो कहीं आप स्लम्स में काम करते हुए दिखती हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा आप हर दिन काम करती दिखी। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कैसे आई? इतना जो समाज के प्रति जो लगाव है, जो भाव है, वो कैसे आया? संतोष जी, समाज सेवा मैं अगर बोलूँगी कि बचपन से कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। बचपन में एक्चुअली मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मुझे जो अपना बचपन याद है, जब मैं 8-9 साल की ही रही होंगी तभी मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी। और उसके पीछे भी मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं था कि डॉक्टर बन के पैसा कमाना है। तब भी मेरा माइंडसेट यही था कि डॉक्टर बनूंगी तो गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी। आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर से वो एक भावना जो है बचपन से ही मेरे अंदर थी। कुछ कारणवश, क्योंकि मैं छोटे शहर में पली बढ़ी हूँ आजमगढ़ में, वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो मैं मेडिकल की कोचिंग नहीं कर पाई, तो मुझे बीएससी एमएससी करना पड़ा। तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आगे चल के मैंने एनजीओ के माध्यम से वो मेरा जो सेवा का एक भाव था वो अब मैं अपने एनजीओ के माध्यम से पूरा कर रही हूँ। ये मन में कैसे आया कि देखिए सेवा करने के तमाम तरीके होते हैं, लेकिन आपने नीशू वेलफेयर फाउंडेशन बनाई, उसके माध्यम से सेवा करना शुरू किया? जी, तो ऐसा था कि सोचा था कि समाज के लिए करना है, मन में था ही। लेकिन मैं ये सोचती थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे थे, तो मेरा ये सोचना था कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, 12th करके जब बाहर निकल जाएंगे तो मैं एनजीओ डालूंगी, और मैं समाज सेवा, छोटी मोटी सेवा तो हम रेगुलर अपना करते ही रहते हैं, लेकिन एक बड़े स्केल पे मैंने सोचा था कि जब मेरे बच्चे बड़े होके बाहर निकल जाएंगे, मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, तब मैं करूँगी। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। मेरी बहन जो मुझसे 1.5 साल छोटी थी, अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। और उसका मुझे इतना शौक लगा, मतलब मुझे लगा कि जीवन में कुछ भी सर्टेन नहीं है। मैं इतने दूर का सोच के बैठी हूँ कि मैं इतने साल बाद एनजीओ करूँगी और सेवा करूँगी, तो मुझे उस घटना से ये लगा कि मुझे जो भी करना है मुझे इसी पल से शुरू कर देना चाहिए, मुझे इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे फाउंडेशन का नाम नीशू वेलफेयर फाउंडेशन है। नीशू मेरी बहन का नाम है। तो जैसा किसी की भी बहन अगर इतनी यंग एज में चली जाए, मेरे लिए बहुत ही सदमे जैसा था। और मुझे लगता था कि ये नाम आज के बाद मैं कभी सुन नहीं पाऊंगी। नीशू शब्द मतलब मैं बोलूँगी नहीं, मुझे सुनाई नहीं देगा, मेरे लिए बहुत कठिन था एक्सेप्ट करना। तो मैं अपनी बहन को वापस तो नहीं ला सकती थी, पर मुझे लगा कि मैं उसके नाम को ज़रूर जिंदा रख सकती हूँ। और उसके नाम को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगा कि मैं अच्छे कामों के द्वारा उसके नाम को जीवित रखूँ। और आप स्वयं भी देखते होंगे कि अब ऐसा होता है कि बाहर के लोग मेरा नाम नहीं जानते कि मेरा नाम गुंजन है। वो मुझे कई सारे लोग मुझे नीशू जी बुलाते हैं, नीशू जी, या नीशू वेलफेयर फाउंडेशन को अब गुंजन वर्मा से ज़्यादा लोग नीशू वेलफेयर फाउंडेशन को जानते हैं। तो मुझे जो मेरा जिस उद्देश्य से मैंने ये शुरू किया था, अपने बहन के नाम को जीवित रखना चाहती थी और अच्छे कामों से जीवित रखना चाहती थी, तो मुझे लगता है कि मैं उस उद्देश्य में सफल हो रही हूँ।
अच्छा, बचपन में आपने बताया ना कि बचपन से इस तरीके का आपको हमेशा से जो चाह रही है कि आप समाज सेवा करेंगी और उसका सपना आज आप बखूबी स्वीकार कर रही हैं। जी। तो उस समय वो भाव आपके मन में स्वयं आया या कोई और आपका प्रेरणा स्रोत उस समय रहा? कैसे देख के आप प्रभावित हुई कि समाज के लिए इस तरीके का करना चाहिए? उस टाइम तो इतना टीवी इंटरनेट था नहीं जो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं मैं अपनी दादी से ज़रूर प्रभावित थी। मेरी दादी जो है वो प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल थी, और वो उस टाइम बहुत सालों पुरानी बात है, और वो एक गांव है, करीमपट्टी गांव हमारा है, जी। दादाजी का गांव। वहाँ पे वो जो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं जो हरिजन उससे बिलोंग करते हैं, या उस तरफ जिनको कोई बैठाना पसंद नहीं करता, उस टाइम पे मेरी दादी रात के टाइम उनको मुफ्त में शिक्षा, मतलब वो जब कोई समाज सेवा सोचता भी नहीं रहा होगा, उतने साल पहले की बात है, मतलब मेरे आसपास मैंने सिर्फ उस टाइम तो उन्हीं को देखा था कि वो समाज के लिए कर रही हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में उनसे आया हो। प्रेरणा मिली हो। जी जी। तो अभी क्या है कि कुछ दिन पहले हम लोग देखा करते थे कि आपका कुछ उधर की तरफ रुझान था, जो सौंदर्य जगत है, उधर भी आपको जो है कुछ शीर्षक मिले हुए हैं। जी जी। थोड़ा सा मैं आपको अगर जर्नी में अपनी बताना बिल्कुल चाहूँगी, चाहेंगे, हम इसीलिए और सवाल आपसे। थोड़ा सा जो अगर महिलाएं मुझे देख रही हैं उनके लिए भी मैं एक संदेश ये देना चाहूँगी कि जीवन में आप, मतलब एक जीवन मिला है तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, जब तक वो आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि आप कुछ भी करने निकलते हैं तो पहले आपको 10 लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं कि आप ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। तो सबसे पहले मैं जब लखनऊ आई, तो आप सौंदर्य जगत तो बाद में आप पहुँचे हैं, पहले मैंने कुछ टाइम 2 साल लोक नृत्य भी किया है, फोक डांस। तो मैंने फोक डांस भी सीखा, और लखनऊ महोत्सव, चैती महोत्सव, मतलब मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है, नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना। तो मैंने फोक डांस भी स्टार्ट किया। उस टाइम भी कई बार लोगों को सुनने में आता था कि अरे एक पीसीएस ऑफिसर की वाइफ हो के इनको ये करने की क्या ज़रूरत है। पर यकीन मानिए वो एक अलग आनंद था, बच्चों की तरह अपनी बारी का वेट करना, मंच पे परफॉर्म करना। मुझे एक नया नया एक्सपीरियंस लेना बहुत पसंद है। तो पहले मैंने 2 साल लोक नृत्य किया, फिर लखनऊ में ट्रेंड चला था फैशन बहुत कॉन्टेस्ट हो रहे थे, तो किसी ने मुझसे कहा कि चलो कर लो। तो वो भी एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने किया था, और मैं मिसेस यूपी की विनर भी रही थी। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने जज भी किए हैं। तो ये सब कहेंगे कि बस एक होता है ना, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का जरिया था, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने किया। लेकिन एक जो आत्मसंतोष होता है वो इन चीज़ों, ये ठीक है आप थोड़ी देर आप एक्सपीरियंस के लिए कर लिए, लेकिन एक आत्मा को संतोष देने वाला जो काम था वो मैं साथ साथ समाज सेवा करती थी, पर फुल फ्लेज उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद इन सब चीज़ों को साइड रख के फुल टाइम फिर मैं एनजीओ में ही लग गई, और फिर अभी तो मेरा फुल टाइम एनजीओ वर्क ही चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल बनता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप इतना बखूबी जुटी हुई हैं, अभी भी तमाम सारे सवाल और तमाम सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन अभी तक आपने जो ये समाज सेवा की है उसको करने के बाद में जो आपको एक सीख मिली हो, लगता हो कि हमने इतना समाज सेवा करके ये चीज़ सीखी है कि जीवन कैसे जीना है। हाँ, बहुत लंबा सफ़र, जो भी मैंने 4-5 साल इधर लगातार समाज सेवा की है, तो जीवन जीने का तरीका जो मुझे लगता है, पहला तो आप अपने लिए तो हम सब करते हैं, है ना, क्योंकि अगर एक जानवर भी जन्म लेता है, जानवर भी खाता है, सोता है, एक अगर मनुष्य का जन्म हमें मिला है, तो ज़रूर हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आप डेली आप एक रूटीन बना लें कि आपको समाज के लिए आप जो दे सकते हैं वो आप दें। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा, जो मैंने देखा है महिलाएं, बच्चियां जिनके सपने ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं इस चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, है ना, वो बेचारी कुछ घर से निकल के कर नहीं पाती। और आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, जब तक अगर आप सही काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपके काम को लोग पहचानेंगे। अगर आप सही हैं तो आपके काम को रिकग्निशन मिलेगी। आप कोई भी काम करिए, XYZ आप कोई भी काम करिए, हमेशा कुछ ना कुछ लोग होंगे जो निगेटिव बोलेंगे। 10 में से 8 लोग पॉजिटिव बोलेंगे तो 2 निगेटिव बोलेंगे। आप दुनिया का कोई काम कर लीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा दुनिया वालों के चक्कर में नहीं, आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए, खुश रहिए, जो करिए उसमें जो चीज़ आपको खुशी देती है वो काम करिए। और महिलाओं से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करिए। मुझे लगता है कि जब हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं तो हम और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनते हैं। तो जीवन जीने का सही तरीका मेरे ख्याल से यही है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करो।
अच्छा, एक सवाल और भी बनता है कि जिस तरीके से आप लगातार काम करते चली आ रही हैं, अभी आपने एक बहुत बड़ा नया जो है शुरुआत भी कर दी है, अपने सिलाई सेंटर को आपने ओपन किया है, तमाम लोग काम करने लगे हैं। जी। ये कितना चैलेंजिंग रहा? संतोष जी, आपने देखा होगा कि इसके पहले हमारा एनजीओ करीब 3 साल से जो है जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चे उनको पढ़ाने का भी 3 साल तक लगातार हमने बच्चों को पढ़ाया है, जो बच्चे निर्धन है या अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके अलावा हर तरह की समाज सेवा हमारे एनजीओ द्वारा पूर्व में की गई है और अभी भी वो तो चल रहा है, चाहे वो भोजन का वितरण हो या फिर कपड़ों का, ठंड में कंबल का वितरण, कपड़ों का वितरण, या कोई अगर मुझे किसी की गरीब बेटी की शादी है उसमें सपोर्ट करना है, किसी का इलाज कराना है, ये सारी चीज़ें तो चल रही थी और चलती रहेंगी। जितना भी हमसे हो पाएगा हम करते रहेंगे। लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे ना बेटियों से विशेष कर लगाव है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, बेटियाँ हैं, वास्तव में मैं दिल से चाहती हूँ कि वो सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े। तो जैसे हम लोग डोनेट करते थे, खाना डोनेट किया, कपड़ा किया, तो मुझे लगता था कि मैं एक दिन इस तरीके से तो एक दिन इनकी सहायता कर लूँगी, लेकिन अगर मैं अपनी बेटियों को कुछ आत्मनिर्भर बनाती हूँ, कुछ ऐसा चीज़ उनको ऐसी ट्रेनिंग में सिखाती हूँ कि जो उनके साथ ज़िंदगी भर रहे, वो जहाँ भी जाएं वो 4 पैसे कमा लें, उनको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, ये मेरी सोच थी। और काफ़ी चैलेंजेस थे। जब आप इतना बड़ा बीड़ा उठाते हैं, आपको उसके लिए जगह की ज़रूरत होती है, हमको सिलाई मशीन, सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो सोचने के बाद आप कैसे, उसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। तो खैर मैंने जो अपना घर का ही पूरा नीचे का एरिया है, रेंट पे था, तो आप सोचिए कि रेंट का जो भी है उतना, अब समाज सेवा में निकले हैं तो हम इतना तो सोचेंगे नहीं। पूरा नीचे का एरिया हमने उसमें ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया, मशीनों की व्यवस्था की। और मुझे लगता है कि जब भी आप अच्छे इंटेंशन से कोई काम करेंगे, मैंने आज तक देखा, हमेशा मैं सोचती हूँ सोच तो लिया है पर ये काम कैसे होगा, लेकिन यकीन मानिए मुझे लगता है कि शायद ईश्वर का आशीर्वाद है, या कोई भी, मुझे लगता है अगर आप सच्चे दिल से कोई काम करेंगे ना, बिना किसी छल कपट के, तो वो काम होता ही होता है। ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हमने 11 सिलाई मशीनों के साथ फिलहाल अभी शुरुआत की है, और अभी हमारे 25 रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते में ही हो चुके हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है बच्चियों को हम अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दें, और आगे जो इनमें से अच्छे बच्चे निकलेंगे उनको हम रोजगार भी देंगे, काम भी ला कर देंगे। ये आपकी जो यात्रा अभी चलती चली आ रही है जी, उसमें आप ये क्या देखते हैं कि जैसे कि आपने एक जगह पे कुछ बच्चों को, कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये कचोट जरूर रहती होगी कि अगर हमारा बस चले तो हम ये पूरा का पूरा भारत ही बदल दें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और लोगों के द्वारा जिससे कि इस तरीके का बदलाव लगातार सतत जारी रहे? देखिए, यही समाज सेवा में मैं थी। मैंने रिसेंटली पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में उतना मैं कहूँगी नहीं था इंटरेस्ट, पर मुझे समझ में आया कि पॉलिटिक्स में रह के शायद मैं और बड़ा काम कर सकती हूँ, और ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ। तो जो भी लोग इसका देख रहे होंगे इस टेलीकास्ट को, यही बोलूँगी कि या तो आप खुद डायरेक्टली लोगों की मदद करें, और अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो जो लोग इस काम में लगे हुए हैं एटलीस्ट उनको आप थोड़ा हेल्प करें, सपोर्ट करें, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसमें पैसे की आवश्यकता होती है और चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अगर आसपास के लोग उन चीज़ों में सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है। और बस यही चाहूँगी कि हमें लोगों का सपोर्ट मिले, और जो भी लोग हैं वो जहाँ पे भी लोग नेक काम कर रहे हैं उनको लोग सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। थोड़ा एक और थोड़ा कड़वा भी सवाल ये हो सकता है, लेकिन पूछना आपसे जायज़ है क्योंकि आप फ्रंट लाइन में मेहनत से काम कर रहे हैं। कहते हैं कि सूरज तो अपनी रोशनी लगातार दे रहे हैं, लेकिन अंधेरा जहाँ का तहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। तमाम जगहों पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे तो समाज सेवा में भी होड़ है। समाज सेवा में अगर देखेंगे तो तमाम जगह पे लोग समाज सेवा कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर आप उसके पीछे बैठ में जाती हैं तो जो वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनकी संख्या में कमी नहीं आती दिख रही है लगातार। जैसे अगर हम स्लम्स की बात करें तो एक स्लम्स में तमाम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन स्लम्स जैसे तब थे वो आज भी वैसे हैं। अगर हम कंबल बांटने की बात करेंगे तो मंदिर पर जो लोग कंबल पहले लेने वाली की जो संख्या थी वो संख्या बढ़ ही जाती, घटती नहीं। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, वो तो ये है कि अगर फ्री में कोई चीज़ मिलती है
तो वहाँ भीड़ होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप पहले का स्लम में, आप हम लोग तो क्योंकि कंटिन्यूस जाते हैं, पहले की स्थिति आप देखेंगे और आज की देखेंगे तो बहुत अंतर है। वो पहले से कहीं अधिक उनके पास जागरूक हैं, है ना, और चीज़ें वो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पहले जो बच्चे एकदम स्कूल नहीं जाते थे, अब वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भेजें। लड़कों को तो सब भेजते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ा वो लोग उतना जागरूक नहीं है, तो हमें जाके उनको हम जागरूकता भी ये करते हैं वहाँ जाके। तो ऐसा नहीं कि स्थिति नहीं बदली है, स्थिति बदल रही है। और हम ये सोच के घर में बैठ नहीं सकते ना कि अरे हम कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि करत करत प्रयास अभ्यास। हाँ, तो वही है कि हम लगे हुए हैं और हमारी कोशिश जारी है। हमारा सवाल अभी दूसरी जगह पे, हमारा सवाल सिर्फ ये आपसे नहीं है। आप उन नज़रों से देख रहे हो, तमाम जगहों पे जाती होंगी, आप देख रहे होंगी। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं, मुंशी पुलिया के इर्द गिर्द पहुँच जाएँ, तो हमें कई सारे बच्चे जो है ऐसे दिखेंगे जिनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन वो कोई गाड़ी साफ कर रहा, कोई भीख मांग रहा। सही बात यह है कि तमाम सारे लोग, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लखनऊ या अन्य जो जनपद है वहाँ देखा जाए तो समाज सेवियों की संख्या भी कम नहीं दिखेगी, लेकिन वो इस तरीके के जो नज़ारे हैं वो पूरी सिटी में आपको अलग अलग तरीके से इसी तरीके के लोगों के, कोई पीड़ित है, कोई वंचित है, कोई शोषित है, वो दिखेंगे। कारण क्या हो सकता? देखिए, समाज सेवी तो बहुत सारे हैं, अब उसमें आपको भी पता है कि काम करने वाले वाकई में थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, अब खुल के क्या, आपको भी सारी आपने एहसास किए होंगे, आप हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे किसी का नाम, किसी का काम के बारे में एक हमारा सवाल आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम किए जा रहे हैं, फिर भी अगर हम मुंशी पुलिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमको कई सारे बच्चे अधिक जाएंगे। अगर हम हनुमान से जाते हैं या हम तमाम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वो संख्या तो कम नहीं हो रही, बढ़ती कम से कम। एक तो है कि समाज सेवा तो हजारों लोग कर रहे हैं, पर वास्तव में उसमें से समाज सेवा करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है, पर वो लगे हुए हैं, चीजें बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आप देखते होंगे, जो सिग्नल पे भीख मांगना, हम इस मुद्दे पे भी काम करना चाहते थे, पर ये बहुत कठिन चीज है, क्योंकि इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट लगता है, ये पूरा ट्रैफिकिंग और बहुत डिफरेंट चीज है। और लोगों, ऐसा नहीं कि लोगों को मुफ्त की चीज़ें मिलती हैं तो वो लेने, एक उनका माइंडसेट भी चेंज करने की हमको ज़रूरत है। मतलब उनको ज़रूरत नहीं भी होगी तो बट रहा होगा, वो चले जाएंगे, हाँ, ये तो है ना। तो धीरे धीरे वो माइंडसेट बदलेगा, लेकिन वो माइंडसेट जो है एजुकेशन के द्वारा बदल सकता है, जागरूकता के द्वारा। अभी जो हमारे स्लम्स वगैरह हैं वहाँ पे उतना एजुकेशन नहीं है ना, उनको वाकई में कैसे रहना, कैसे सोचना, ये तरीका भी उनको नहीं पता है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्रशासन और सरकार भी थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दे, है ना, खाली ऊपरी चीज़ों पे ना लगे रहे, हमको जड़ों से काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें समाज से भी तो लगे ही हैं, लेकिन इसमें सरकार का, प्रशासन का भी सहयोग, अगर ये साथ में काम करें तो हम जो ये तस्वीर है इसको शायद और तेज़ी से हम इसको बदल सकते हैं। जी। हस्तशिल्प महोत्सव, अभी आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और एक तरफ आपने जल्दी ही शुरुआत की है सिलाई सेंटर की, जहाँ पर अच्छे खासा लोग यहाँ पर आने लगे हैं। दूसरी तरफ एक आपका बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हस्तशिल्प महोत्सव होने वाला है। जी, उसके बारे में हस्तशिल्प महोत्सव जो है ये 24 जनवरी से 7 फरवरी तक होना निश्चित हुआ है 2023 में। और इसका प्रमुख उद्देश्य हमारा ये है कि जो जैसा हस्तशिल्प महोत्सव आप सुन रहे हैं, तो हाथ से बने जो सामान होते हैं, लोकल सामान होते हैं, तो प्रत्येक जिले का हमारा ये टारगेट है कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो अलग अलग क्षेत्रों में जो भी वस्तुएं लोग बना रहे हैं लोकल तौर पे, उनको हम एक मंच प्रदान करें, उसके बारे में लोग जानें। और स्पेशली जो हमारा यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो नए ये जो लोकल उत्पाद है, इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो हम चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोग वोकल फॉर लोकल की जो मुहिम चलाई जा रही है, मुझे लगता है बहुत अच्छी मुहिम है। तो हमारा भी इसमें एक छोटा सा ये योगदान हम करना चाहते हैं कि हम जो कारीगर हैं इस तरीके के और जो लोकल सामान है उनको इस महोत्सव के द्वारा प्रमोट करें। और दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ पे हम कलाकारों को मंच प्रदान करेंगे। मुझे लगता है कि ये भी एक तरह की समाज सेवा ही है ना, ये एक तरीके की ये भी
मेरी समाज सेवा है कि उन कारीगरों को मंच प्रदान करना, उन कलाकारों को मंच प्रदान करना जो जैसे फोक नृत्य है या डिफरेंट जो किसी भी तरह के तमाम प्रकार की कलाकार हो, प्रतिभाएं हैं, उनको किसी मंच भी पर। उम्र के हों, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, पुरुष हो, हर किसी को हम मंच प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही जो मुझे जो ये काम देख रहे हैं मंच का, तो उनके द्वारा मुझे ये भी पता चला है कि कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यूक्रेन से, रशिया से। तो काफ़ी भव्य आयोजन ये करने का प्रयास है और जल्दी ही हमें दूसरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 से 15 दिन बाद इसकी होगी, तो आपको और जानकारियाँ इसके बारे में मिलेंगी। चलिए, अगला सवाल हमारा बस बहुत छोटा सा है कि अब तक आपके जीवन में जो भी घटा, सबसे जो यादगार पल रहा हो, मतलब अच्छा, सबसे यादगार पल आपके जीवन का जो सुखद यादगार पल। सुखद यादगार पल मुझे लगता है अभी वो आना बाकी है, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी तो मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। मुझे लगता है मैं चाहती हूँ कि कुछ और भी आए, लेकिन जैसे लोग सोचते हैं कि कुछ हम बहुत बड़ा करेंगे तो वो मेरे जीवन का यादगार पल होगा, लेकिन मैं बहुत छोटी चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। मुझे कोई बहुत बड़ा सम्मान या बहुत बड़ी चीज़ें मुझे नहीं खुशी देती। मुझे उस पल खुशी मिलती है जब मेरे हस्बैंड प्राउडली कहते हैं, ये मेरी वाइफ है भाई, ये ऐसा काम, जब वो बहुत प्राउड से मेरे काम को अपने दोस्तों को बताते हैं। जब मेरे पापा बहुत छोटे शहर के हैं, वो थोड़ा सा, मैं कहना नहीं चाह रही थी, पर थोड़ा सा छोटे शहर में ये होता है, बेटियों को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, बेटे को ज़्यादा वो। लेकिन अब मेरे पापा जब प्राउडली लोगों को फ़ोटो दिखाते हैं, मेरी बेटी ने ये किया, ये किया, तो मुझे ये छोटी चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। सम्मान तो मुझे पता नहीं कितने 100 मिले, मुझे नहीं मालूम है, और वो उसकी मुझे लालसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे इन छोटी चीज़ों में खुश रहना, खुशियाँ ढूंढना, बस मैं इनमें ही खुश हो जाती हूँ। आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी की कोई कमजोरी, खास कमजोरी है? कमज़ोरी जो लोग कहते हैं कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि मैं साफ दिल की हूँ तो मुझे पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है और मैं खुद को बदलना नहीं चाहती। ठीक है, मुझे लगता है कि जिसकी करनी उसके साथ, बस मैं लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी करती हूँ। अब आप इसको पॉजिटिव कहें या निगेटिव कहें, और इसके अलावा निगेटिव कुछ नहीं, माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जो भी चीज़ें जो भी आती हैं तो मैं एकदम फेस करने के लिए एकदम मतलब तैयार रहती हूँ। कोई क्या कह रहा है, नहीं, इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, काम पे कॉन्सेंट्रेट रहो, खुश रहो, बस। जीवन जीने की राह का सबसे मोटिवेटिव विचार है? मोटिवेटिव विचार मैं अपने लिए नहीं, मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ अपनी मन की बात कुछ महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे जैसा मैंने कहा कि बहुत लगाव है बालिकाओं से, महिलाओं से, है ना। मैं जिस भी मंच पे जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा जागरूक करूँ। तो जो भी ये चैनल के माध्यम से देख रही होंगी महिलाएं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप ज़रूर किसी की पत्नी हैं, किसी की बेटी हैं, माँ हैं, आप अपना रोल बहुत अच्छे से निभाती हैं, लेकिन आप खुद में भी आप एक व्यक्तित्व है, आपके भी ज़रूर कोई ना कोई सपने होंगे, आप भी इस समाज का अंग हैं। आप अपने सपनों को, कोई उम्र नहीं होती कि आप कब अपने सपनों को पूरा करें। मैंने भी मेरे 2 बच्चे होने के बाद अपना ये सारा सफ़र जो है, पहले फोक डांसिंग, फिर जो है जो फैशन फील्ड, देन सोशल वर्क, अभी पॉलिटिक्स, सब बच्चे होने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। तो कोई भी उम्र नहीं होती अपने सपनों को पूरा करने की। आप सभी समाज के प्रति अपना योगदान दें, आपके जो सपने हैं पूरा करें, आप खुद को सशक्त बनाएं। मुझे लगता है आप खुद सशक्त बनेंगी तो मैं तो कहूँगी यही सबसे बड़ी समाज के लिए सेवा है, क्योंकि आप सशक्त बनेंगी, आप अपनी बेटियों को सशक्त बनाएंगी, उनको आप वो सोच देंगी सीरियसली। और आपके आसपास अगर कोई महिला है जो ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रही है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले आसपास की महिलाएं ही उसकी टांग खींचना या निगेटिव बोलना शुरू करती हैं, उसको हतोत्साहित करने का प्रयास करती हैं। ऐसा आप हरगिज़ मत करिए, क्योंकि कल को आपकी भी बेटी है, वो बाहर निकलेगी, काम करेगी, तो आपके आसपास कोई भी महिला इस तरीके का काम कर रही है तो आप उसको मोटिवेट करिए, उसका साथ दीजिए, आप स्वयं आगे बढ़िए और आसपास की महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि महिलाएं अगर एकजुट हो जाए तो मुझे लगता है वो पुरुषों को पता नहीं कितना पीछे छोड़ सकती हैं, लेकिन अभी एकजुटता नहीं है संतोष जी। तो मेरा आप सबसे ये मैं बोलूँगी रिक्वेस्ट है महिलाओं को कि आप लोग जागरूक बनिए, सशक्त बनिए और आसपास संगठित बनिए और आसपास की महिलाओं को भी आप सपोर्ट करिए। चलिए, ये जो हमारा साक्षात्कार है, इन्हीं विचारों के साथ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और आपने ये देखा कि नीशू वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा गुंजन वर्मा जी किस तरीके से तमाम अपने जो पारिवारिक
जिम्मेदारियां हैं, उसके साथ साथ में सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी बहुत ही जोश और बहुत ही जुनून से निभा रहे हैं। तो ऐसे ही और व्यक्तित्व से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।